हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 7 विश्व का प्रादेशिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्रमशः 89 + 89 अक्षांश रेखाएं होंगे। 0 डिग्री अक्षांश भी एक अक्षांश रेखा होगी। इस प्रकार 89 + 89 + 0 डिग्री = 179 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश बिंदु मात्र है, न कि अक्षांश रेखा। अतः अक्षांशों की संख्या 90 + 90 + 0 डिग्री = 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्थानों के अक्षांश मूल्यों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा। विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में और अंटार्कटिक वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट साउथ में है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूरे ग्लोब पर एक समान होती है। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई पूरे ग्लोब पर एक समान होती है। यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो 1 डिग्री अक्षांश एक स्थिरांक होता, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान 111 किलोमीटर होता। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई में कुछ परिवर्तन आता है। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अक्षांश का प्रभाव डैश दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
दक्षिण से उत्तर की ओर। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृहद वृत्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0 डिग्री अक्षांश। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है। 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी होती है, इसीलिए इसे वृहद अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा वृहद वृत्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6:30 प्रातः काल। अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय पर सुबह 6:30 बज रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस देशांतर पर पूर्वाह्न के 6 बजे होंगे जब ग्रीनविच पर समय अपराह्न 1 बजे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 105 डिग्री पश्चिम। 105 डिग्री पश्चिम देशांतर पर पूर्वाह्न के 6 बजे होंगे जब ग्रीनविच पर अपराह्न के 6 बजे होंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के समय की गणना के लिए मानक देशांतर के चयन हेतु निम्नलिखित मानदंडों में किसे चुना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.5 से विभाज्य। किसी भी देश के समय की गणना के लिए मानक देशांतर के चयन हेतु 7.5 डिग्री से विभाज्य मानदंडों को चुना जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 1 घंटे में सूर्य कितने डिग्री देशांतरों को पार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, दो स्थान जो 30 डिग्री पश्चिम तथा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्रमशः स्थित है, उनके स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 घंटे 40 मिनट। 30 डिग्री पश्चिम तथा 40 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच डिग्री का अंतर 30 + 40 = 70 डिग्री है। 1 डिग्री देशांतर = 4 मिनट और समय का अंतर = 70 × 4 = 280 मिनट है। तो 280 / 60 = 4 घंटे 40 मिनट। ये 60 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं वो दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि दो स्थानों के देशांतरों में 2 डिग्री की भिन्नता है तो उनके समय में मिनटों का अंतर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 मिनट का। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ये कोणीय दूरियां किसी संदर्भ बिंदु से निकाली जाती हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जिसको 360 डिग्री देशांतर रेखाएं काटती हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होगी।
देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार 2 डिग्री देशांतर के मध्य 8 मिनट का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, 47 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित स्थान बी का स्थानीय समय कितना होगा, जबकि 47 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित ए का स्थानीय समय 8 PM है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1:44 PM। अगला प्रश्न है, 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित किसी जगह का स्थानीय समय क्या होगा यदि उनका ग्रीनविच औसत समय 10 पूर्वाह्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 AM। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तथा अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। इस प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः 15 देशांतर घूमने में 15 × 4 = 60 मिनट या 1 घंटे का समय लगेगा। यदि ग्रीनविच औसत समय 10 AM हो रहा है तो किसी जगह का स्थानीय मान 11 AM होगा। अगला प्रश्न है, श्री एक्स अलास्का और रशियन फेडरेशन में उसी वर्ष अपने त्योहार का जश्न 2 बार मनाता है, वह कैसे संभव हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके। श्री एक्स अलास्का और रशियन फेडरेशन में उसी वर्ष उसी दिन अपने त्योहार का जश्न 2 बार मनाता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके संभव है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है, जो उत्तरी अमेरिका के अलास्का को एशिया के रशियन फेडरेशन से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि बगदाद लंदन से 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि इंग्लैंड में सुबह के 10 बजे हैं तो इसी वक्त बगदाद में क्या समय होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 PM। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है, इसीलिए 1 घंटे में 360 डिग्री अपॉन 24 देशांतर घूर्णन करेगी, अर्थात 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूर्णन करेगी। बगदाद लंदन से 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। चूँकि 45 डिग्री घूर्णन करने में पृथ्वी को 3 घंटे का समय लगेगा, इसीलिए इंग्लैंड में जब 10 AM होगा तो 45 डिग्री पूर्व में 10 + 3 = 1 PM होगा। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री मध्याह्न रेखा पास से अनुगमन करने वाली भू सतह की काल्पनिक रेखा को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री मध्याह्न रेखा का अनुगमन करने वाली भू सतह की काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, चाहे प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व जाए या पश्चिम। प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में समय बढ़ता है तथा पश्चिम में घटता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यामोत्तर से पूर्व दिशा की ओर जाता है तो वहाँ का समय 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे कम होगा, जबकि पश्चिम से जाने पर 12 घंटे अधिक होगा। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यह लगभग इसके बराबर होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 180 डिग्री याम्योत्तर रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 समय क्षेत्र में। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। जहां विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है, वहीं एक स्थान तो ऐसा होगा जहां ग्रीनविच समय से पूरे दिन का अंतर होगा, अर्थात ऐसा स्थान जहां से पृथ्वी पर वास्तव में दिन का प्रारंभ होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा उसी स्थान पर स्थित है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, चाहे प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व जाए या पश्चिम। इस प्रकार प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व में समय बढ़ता है तथा पश्चिम में घटता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ग्लोब को दो बराबर भागों में एक काल्पनिक रेखा द्वारा बांटा जाता है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 90-90 अक्षांश होते हैं तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को सम्मिलित करने पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, जिनकी संख्या पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 होती है, अर्थात कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। इस तरह से देखा जा सकता है कि अक्षांशों की संख्या 181 और देशांतर की संख्या 360 होगी। अगला प्रश्न है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 43 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां ये एक दूसरे को काटती हैं। 0 डिग्री देशांतर यूरोप, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। 0 अंश अक्षांश को विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसके उत्तर तथा दक्षिण में ध्रुवों पर स्थित सभी देशांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आगे के प्रश्न महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। एशिया का उज्बेकिस्तान देश भूमि से घिरा हुआ है। स्थलरुद्ध देश वह होते हैं जिनकी सीमाएं सागर या महासागर से नहीं लगती हैं। दक्षिणी अमेरिका का बोलीविया तथा पराग्वे स्थलरुद्ध देश हैं। एशिया में भूमि से घिरे स्थलरुद्ध देश निम्नलिखित हैं: अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप का। यूरोप महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई और कई तकनीकी और वास्तुशिल्प नवाचार ब्रिटिश मूल के थे। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन दुनिया का अग्रणी वाणिज्यिक राष्ट्र बन गया था। सूती वस्त्र व कपास उद्योग ब्रिटेन में स्थापित प्रारंभिक उद्योग थे।
अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड डैश तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका अति संपन्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्रीलंका में उपर्युक्त में से कोई भी खनिज प्रमुख मात्रा में नहीं पाया जाता है, अपितु गौण रूप से पाए जाते हैं। श्रीलंका में खनिज के नाम पर ग्रेफाइट, मोनोजाइट तथा नीलम, रक्तमणि जैसे रत्न की प्रचुरता है। इसी कारण से इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूटान में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का, सब्जियां इत्यादि हैं। यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटियों एवं मध्यम ढालों पर होती है। दक्षिण पश्चिमी भारत में कृषि अधिक विकसित है। पूर्वी भाग में स्थानांतरण कृषि होती है। फसलों का उत्पादन ढाल व ऊंचाई के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, भूटान में स्थल का कितना भाग हिम नदों से आच्छादित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3%। भूटान में स्थल का लगभग 3% भाग हिम नदों से आच्छादित है। भूटान भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। भूटान का क्षेत्रफल 46,500 वर्ग किलोमीटर है। भूटान के लगभग 1317 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हिम नदों का विस्तार है। भूटान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 68% भाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। फारस की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। विश्व के प्रमुख समुद्र तटीय बंदरगाह संघाई, सिंगापुर, निगम्बो, झोशान, शेंजेन, बुसान, हांगकांग तथा रॉटरडम आदि है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले अन्य देश नॉर्वे, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस तथा फिलीपींस इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलबुर्ज। तेहरान ईरान की राजधानी जो एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है, जबकि जेग्रोस पर्वत ईरान के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसका निकटतम शहर सिराज है। ये शहर प्राचीन काल में अपने शिक्षा, वास्तुकला तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। मकरान पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया है एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देश। आर्मेनिया एक स्थलबद्ध देश है जो जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और टर्की देशों से घिरा हुआ है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है तथा यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 3 मिलियन है। अगला प्रश्न है, डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेगोस। डिएगो गार्सिया चेगोस द्वीप समूह पर स्थित है। हिंद महासागर में अनेक प्रकार के बड़े व छोटे द्वीप पाए जाते हैं। बड़े आकार के द्वीप मेडागास्कर एवं श्रीलंका है। मध्यवर्ती कटक कई स्थानों पर समुद्र तल से द्वीप के रूप में ऊपर उठा है। इसमें लक्षद्वीप, मालद्वीप, चेगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पाल,
कारगुलेन तथा सेशेल्स द्वीप प्रमुख हैं। प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक पर प्रिंस एडवर्ड तथा क्रोजेट द्वीप स्थित है। इनमें लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल के जमाव से बने हैं और ये प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में स्थित मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीप तीव्र ढाल वाले ज्वालामुखी शंकुओं के ऊपरी भाग हैं। अगला प्रश्न है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुला कांगारी। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कुला कांगड़ी है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। यह एक पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 46,500 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपिडा। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी नेपिडा है जो पश्चिमी म्यांमार में इरावदी नदी के किनारे स्थित है। यागोन दक्षिण म्यांमार में स्थित एक बंदरगाह शहर है जो गल्फ ऑफ मर्तबान के किनारे है, जबकि मांडले मध्य म्यांमार में स्थित प्रमुख शहर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नगर एवं शहर से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।